नमस्कार, मैं हूँ अनु सिंह चौधरी और आपसे रूबरू हूँ राजपाल के फ़ेसबुक पेज पर। और आज मैं बात करने वाली हूँ रोज़मर्रा के सरोकारों से बनती रचती जो अदबी दुनिया है, अदब का संसार है। उसके पीछे एक रचनाकार का मोटिवेशन क्या होता है? उसकी रचनाधर्मिता कहाँ से आती है? उसको कौन-सी चीज़ें प्रेरित करती हैं और कौन-सी चीज़ें अ, परेशान करती हैं जिससे उपजता है उसका लेखन। अ, उन लेखन और या फिर उसकी रचनाएँ, उस पर हम बातचीत करेंगे। और ये बातचीत ज़ाहिर है जैसे कि फ़ेसबुक लाइव में होता है, आज अभी का जो फ़ॉर्मेट है वो एक अलाप की तरह होगी। मैं आपसे बातचीत करूँगी, अपनी कुछ बातें सामने रखूँगी और मेरी गुज़ारिश आपसे है कि इस बातचीत के दौरान अगर कुछ आपको सवाल पूछने हों, कोई टिप्पणी करनी हो या कोई ऐसी बात हो जो आप सबसे बाँटना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालते जाएँ। और इस पूरी बातचीत, इस पूरे संवाद के बाद हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को, उन टिप्पणियों को लें, उन पर भी चर्चा करें। तो जब हम तय कर रहे थे कि आज की शाम की जो ये चर्चा होती है, करो ना चर्चा, उस पर अगर मुझे आपसे रूबरू होना हो, तो वो कौन-सी चीज़ होगी जिस पर मुझे अ, बातचीत करने में मज़ा भी आएगा और जो मुझे सोचने पर भी म मजबूर करेगा, मुझे कुछ सीखने पर भी मजबूर करेगा, अपने अंदर झाँक कर और उससे फिर कुछ निकाल कर लेकर आने और आपसे बाँटने अ, का एक ज़रिया देगा, एक बहाना देगा। तो बहुत सारे मैंने और नीरज जी ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की और एक बात जो मुझे लगातार परेशान करती रहती है, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि लिखने की क्रिया जो होती है, लिखने का जो काम होता है, जो क्रिया, जो वर्ब है लिखने का, उससे ज़्यादा मैं लिखने के बारे में लिखने की क्रिया के बारे में सोचती हूँ। तो मुझे हमेशा बड़ा मतलब मुझे ये बिहाइंड द सीन्स जो होता है, जो रचना प्रक्रिया के पीछे की जो दुनिया होती है, जो साइकी होती है, मनोविज्ञान होता है, वो बहुत फ़ैसिनेट करता है और मैं हमेशा जानना चाहती हूँ कि अ, जो लोग रच रहे होते हैं, उनका युग, उनका दौर, उनका रचना काल किस तरह से उनको प्रभावित करता है, उनको प्रेरित करता है? और वो क्या सीख के आ रहे होते हैं, क्या लेकर आ रहे होते हैं जो जो उनकी रचनाएँ इस तरह से हमको छूकर चली जाती हैं। तो ये जो रोज़मर्रा के सरोकार अक्सर जो हम हमें दिखाई देते हैं और वही शायद सबसे ज़्यादा हमको खींचते हैं अदब की इस दुनिया में, रचना की इस दुनिया में। मैं उन सरोकारों के बारे में सोचना चाहती थी कि कहने को तो बड़ा मंडेन सा लगता है, ये रोज़मर्रा के सरोकार हैं, ये आपस के खट्टे-मीठे रिश्ते हैं, ये ताना-बाना है दुनिया का, हमारे इर्द-गिर्द मायाजाल जो हमने रच लिया है। वहाँ से निकल के आती हैं, वहाँ से निकल के आता है वो मोटिवेशन जो हमें वो कहने को प्रेरित करता है। तो हमारा हमारी ज़मीन भी यही है और हमारा आसमान भी यही है, जो हमारे रोज़मर्रा के सरोकार हैं। तो ये रोज़मर्रा के सरोकार होते क्या हैं? और वो किस तरह से प्रेरित करते हैं? उस पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। मैं एक स्क्रीन राइटर भी हूँ और जब क्राफ़्ट सीख रही थी राइटिंग का, स्क्रीन राइटिंग का ख़ास तौर पे, तो स्क्रीन राइटिंग की जो दुनिया में जो कहा जाता है 3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, वो होता है कैरेक्टर। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो होता है कि मोटिवेशन और ऑब्स्टेकल। तो वो क्या चीज़ है जो एक किरदार को प्रेरित कर रहा है और उससे उपजा हुआ एक्शन जो है वो सीन्स बनाता है, जिससे हम जो हम देखते हैं कहानी के रूप में, जो प्लॉट को ड्राइव करता है, वो मोटिवेशन होता है। और ऑब्स्टेकल उसकी राह की जो रुकावटें होती हैं, वो फिर कहानी को आगे लेके जाती हैं, तो जिससे प्लॉट बनता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, वो आर्क, कि उस कैरेक्टर ने जो ये पूरा सफ़र किया है, जो पूरी यात्रा की है, वो क्या होती है। तो मोटिवेशन जैसा कि मैंने कहा स्क्रीन राइटिंग के क्राफ्ट का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। और इसी मोटिवेशन को समझते हुए मुझे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक इब्राहिम मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स को पढ़ने और समझने का मौका मिला, जिससे मैं अपनी बातचीत आज की शुरू करना चाहूँगी। तो जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स होती है, उ 1940
42-43 के वक़्त में इन्होंने एक पिरामिड की संरचना की थी, मतलब एक एक थॉट दिया था और कहा था कि ह्यूमन नीड्स जो होते हैं, वो एक लेयर्स होते हैं और वो सोपान होते हैं, वो सीढ़ियाँ होती हैं जो बेसिक नीड्स फिर साइकोलॉजिकल नीड्स से आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं और उससे मोटिवेशन निकल के आता है, जिससे हम जो भी कर रहे होते हैं वो निकल कर आता है। वो मोटिवेशन होता है हमारे हमारे रिश्तों का, हमारे हमारे रिस्पॉन्सेज़ का, हमारे अपने मनोविज्ञान का। तो मैं उस पिरामिड की ज़रूर बात करना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले। तो ये जो जैसा कि मैंने कहा कि ये पिरामिड की तरह है और 3 लेयर्स में बँटा हुआ है। तो जो पहला पहला जो लेयर होता है, ज़ाहिर है वो बेसिक नीड का होता है, हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, भोजन है, पानी है, आराम है, नींद है, जो कि पहला लेयर जो मतलब वो वार्म्थ एक उसका बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, वो वार्म्थ जो हमको अ, वूम्ब से मिलता है और वो आगे उसी वार्म्थ की खोज में हम एक इंसान के तौर पर हमेशा रहते हैं। जो दूसरा इम्पोर्टेंट लेयर है वो सिक्योरिटी का होता है। इनको इन इन दोनों लेयर्स को बेसिक नीड्स के तहत डाला है मैस्लो ने। उसके बाद जो दूसरा लेयर है वो इमोशनल नीड का लेयर है जिसकी 2 सीढ़ियाँ हैं। पहला जो है वो एस्टीम नीड्स है, मतलब सम्मान जो हम चाहते हैं दूसरों की नज़र में ऊँचा उठना, दूसरों से एक किस्म का ग्रैटिफ़िकेशन हासिल करना, थोड़ी-सी इज़्ज़त, प्रतिष्ठा हासिल करना, वो एक बहुत बड़ी इंसानी ज़रूरत होती है, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। उपलब्धि एक बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट उपलब्धि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और ये उसके बाद के जो आखिरी सोपान है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक किस्म के स्पिरिचुअल नीड्स भी कहे जा सकते हैं जो आपको एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के लेवल पे ले जाते हैं और उसमें क्रिएटिविटी उन्होंने मास्लो ने इस वैज्ञानिक ने एक्चुअली सबसे ऊपर के लेयर पे रखा। और ये इस पिरामिड को समझते हुए मुझे समझ में आया कि ये जो अ ये जो रचने की प्रक्रिया है वो दरअसल और कुछ नहीं है। वो इसी पिरामिड के अलग-अलग सोपानों से होकर गुज़रती हुई, यहीं से मोटिवेशंस हासिल करती हुई, इसी को समझती हुई, इसी से लेकर चलती हुई, आखिरी सीढ़ी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की, क्रिएटिविटी की, वहाँ तक पहुँचने की एक कोशिश है, जिसमें कभी एक रचनाकार नीचे गिरता है, कभी सँभलता है। उस बीच में कभी उपलब्धि की ज़रूरत होती है, उपलब्धि एक मोटिवेशन होता है, अकम्प्लिशमेंट, सम्मान ज़रूर एक मोटिवेशन होता है, लेकिन जो मूल मोटिवेशन उसका होता है वो सोपान के आखिरी चरण तक पहुँचना ही होता है। तो मैं क्यों बात कर रही हूँ मैस्लो थ्योरी की इस पिरामिड की? इसीलिए क्योंकि मुझे अचानक से मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक मोमेंट ऑफ एपिफनी था कि एक्चुअली सारी चीज़ें जो हम जो भी रचते चले जाते हैं, हम शायद इस बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन सारी चीज़ों के तार एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और अपने आस-पास से उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने की ख़्वाहिश में, उन्हीं भावात्मक, मानसिक इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज़रूरतों को पूरा करने की ख़्वाहिश में हम मोटिवेट होते हैं रचना धर्मिता की ओर। तो हम लिखते भी इसीलिए हैं, फ़िल्म जो एक माध्यम होता है वो इसी मोटिवेशन के ज़रिए वह हम संवाद करने की, हम अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिविटी के उस सोपान पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, जहाँ लाखों करोड़ों लोग हमारी रचना को देख पाएँ, उससे तारतम्य स्थापित कर पाएँ। तो ये मोटिवेशन को समझाने के लिए मैंने इस पिरामिड की बात की थी और ये जो ये तो रोज़मर्रा के सरोकार हैं क्या? एक महिला एक वुमन राइटर के लिए वो रोज़मर्रा के सरोकार कहाँ से आते हैं? और हम जिस दुनिया में अभी जी रहे हैं, जिस दौर में हम रच रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं आज की बात करूँ तो अ, ये इस साल की बात करूँ तो 2020 का जो साल जो ऐतिहासिक साल रहा है हम सबके लिए कई सारे स्तरों पर। इस दौर में जब हम लिखने बैठते हैं तो वो कौन-सी चुनौतियाँ होती हैं, कौन से सबक होते हैं जिनसे हमारा अदबी संसार बनता है, रचता है। अ, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में जैसा कि हमेशा होता है हम अपने पीछे
जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, उनकी ओर देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। उनके क्रिएटिविटी के प्रोसेस को समझने की, उनकी रचनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये समझ पाएँ कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैंने मैं सोचती रही कि वो 5 नाम कौन-से हैं, जिनके रोज़मर्रा के सरोकारों को समझते हुए उनके अदबी संसार को समझा जा सके। और मैं 5 मिसालें आपके लिए लेकर आई हूँ। वो मेरी अपनी समझ और मेरे निजी चुनाव हैं, और मैं उनके बारे में बात आगे भी करूँगी। इसलिए क्योंकि ये पाँचों मुझे इन पाँचों की रचना की दुनिया जो है वो मुझे किसी न किसी तरह प्रेरित करती है, और मुझे वाक़ई जिन जिन वहाँ नज़र आता है कि कैसे रोज़मर्रा के सरोकारों ने उनकी रचना को कालजयी बना दिया। एक किस्म का जो अ अ, उदात्त आकाश है, जो उदात्त उसका ये सबलाइम जिसको कहते हैं, उस लेवल पे पहुँचा दिया जहाँ वो बहुत पर्सनल होते हुए भी कई बार बहुत यूनिवर्सल था, बहुत यूनिवर्सल था। तो हम उन 5 रचनाकारों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अ, अगर उस तरह के रोल मॉडल्स हमारे सामने हैं, तो फिर हम क्या सीख रहे हैं अपने आस-पास की दुनिया से, और कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के सरोकारों से अपने लेखन में। तो जो 5 नाम मैं लेना चाहूँगी, उनमें कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ फ़िल्म मेकर्स हैं, और कुछ ज़ाहिर है कुछ राइटर्स हैं, और पाँचों महिलाएँ हैं। अ, और क्यों है ये, मैंने ख़ास तौर पर महिला रचनाकारों के काम को आपके सामने संवाद का विषय क्यों बनाया है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे आगे। लेकिन पहले इन छोटे-छोटे छोटे-छोटे स्निपेट्स के तौर पर इन पाँचों महिलाओं का रचना संसार, उनका अदबी संसार एक बार देखते और समझते हैं। तो जो पहला नाम मैं लेने वाली हूँ, वो इस्मत चुगताई का है। जिनके लेखन से मैं मेरी फ़ेवरेट लेखिका रही हैं, और अ, घर आंगन की कहानियों को जिस तरह से बेगमाती ज़ुबान में जिस तरह से उन्होंने पेश किया, और जिस बेबाकी और ईमानदारी के साथ पेश किया, मुझे नहीं लगता कि अ, उस दौर में या रहा होगा, लेकिन वो आज तक उतना ही रेलेवेंट, मतलब 60, 70, 80 सालों के बाद भी उनका लेखन उतना ही रेलेवेंट है, जितना 40, 50, 60 के दशक में हुआ करता था। तो वो जो और मज़ेदार बात ये है कि वो एक किस्म की तहज़ीब थी उनके लिए, उनकी भाषा में, उनकी ज़ुबान में, एक किस्म का अदब था उनकी किस्सा-गोई में, जो उनका सिग्नेचर स्टाइल था। और इस अदब के साथ वो सबसे कड़वी बात और पर्दे के पीछे की जो 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 अ ज़हालत है, उनको भी दिखाने में, उस दुनिया के को को परत दर परत उघाड़ने में उन्होंने अपनी कहीं भी कोई मर्ज़ी नहीं दिखाई, बिल्कुल जैसा था बस अदब के साथ, बड़े मज़े में, बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, बहुत हँसोड़ शैली में बहुत गहरी और बहुत कठिन बातें कह दी। अगर लिहाफ़ आपने पढ़ी हो तो मुझे नहीं लगता कि चाइल्ड अब्यूज़ पर, आई मीन उसको होमोसेक्सुअलिटी पर लिखी हुई एक पहली कहानी कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दरअसल चाइल्ड अब्यूज़ की कहानी है। उस तरह की कहानी उस ज़माने में अ, उतनी सेंसिटिव तरीके से लिखी गई हो, ऐसा और आप गौर फ़रमाइए कि वो किस्सा बिल्कुल रोज़मर्रा के सरोकारों का है। वो कहानी बिल्कुल आपसी रिश्तों की है, एक आंगन की है, एक परिवार की है, एक एक शादीशुदा एक एक जोड़े की है, एक दंपति की है, और उनके उसमें कैसे एक तीसरी अ तीसरी मौजूदगी है, जो कैसे उस रिश्ते को प्रभावित कर रही है, और उसका अपना ताना-बाना किस तरह का है, जो पति और पत्नी के रिश्ते का है, और बाकी उसका रिश्ता जो उनकी सबसे जब क्लोज़ेस्ट कॉन्फिडेंट के साथ किस तरह का है, जो कि एक बच्ची के आँख से, बच्ची की नज़र से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। तो ये अ, ये जो अदब का संसार उन्होंने रचा, वो बड़ी बेबाकी से उनके संस्मरणों में आया, उनकी कथा में आया, उनके किस्से कहानियों में तो आया ही। अ, जो जिस जिस दूसरी
लेखिका को को मैंने अपने जब वुमेन राइटिंग के बारे में पढ़ रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने पढ़ा और समझने की कोशिश की और आज तक कोशिश करती हूँ। वो हैं टोनी मॉरिसन, नोबेल प्राइज़ मिला, द ब्लूएस्ट आई उन्होंने 1970 में लिखी और कहीं मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था और ये बात मैं कभी नहीं भूलती और अक्सर जब बहुत परेशान हो जाती हूँ तो अक्सर उस इंटरव्यू को पढ़ा करती हूँ जिस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि कैसे वो एक पब्लिशिंग हाउस के साथ काम कर रही थी। 50-60 के दशक में मिडवेस्ट अमेरिका में पली-बढ़ी, अ, और जबकि आज हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर जो जो संघर्ष जिस तरह के चल रहे हैं पूरी दुनिया में, आप सोच लीजिए कि 50 साल पहले वो संघर्ष किस तरह के रहे होंगे। उसमें एक ब्लैक महिला जब 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 लिखना शुरू करती है और अपनी कहानी बताती है, अब अपने आसपास की अपने परिवेश की कहानी बताती है, तो वो अब भी कितना रेलेवेंट है वो अब समझ में आता है और ये रोज ये उसका नेबरहुड है, ये उसकी दुनिया है। द ब्लूएस्ट आई जो 1970 में उन्होंने लिखी जो उनका पहला नॉवल भी था, वो एक जो उस इंटरव्यू की मैं बात कर रही थी, तो ब्लूएस्ट आई की रचना के दौरान कितनी वो किस तरह लिखा करती थी, वो उस इंटरव्यू में इस बात का जिक्र है कि उनके 2 बच्चे थे, शी वाज़ अ सिंगल मदर और एक नौकरी थी पब्लिशिंग हाउस में, जैसा कि मैंने बताया वो काम करती थी, तो सुबह उठ के कई बार 4 बजे, साढ़े 3 बजे, 4 बजे उठ के पहले 3 घंटे लिख लेना और उसके बाद बच्चों को तैयार करना, घर के काम करना, अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ सँभालना, उसके बाद नौकरी पर जाना और उसके बाद वापस आना। और इस दौरान अपने सामाजिक, राजनीतिक, अपने आसपास की दुनिया को और हलचलों को थामे हुए बहुत मतलब मज़बूती से थामे हुए रखना और उसको अपने पन्नों पर उड़ेलते रहना। ये लगातार 3 साढ़े 3 साल तक की रचना प्रक्रिया का टोनी मॉरिसन के हिस्सा था और तब निकल के आई थी द ब्लूएस्ट आई। द ब्लूएस्ट आई एक ब्लैक बच्ची की कहानी है जिसकी जो जो रंग भेद और नस्ल भेद की शिकार है और उसकी एक ही ख्वाहिश है कि उसका रंग जो हो वो गोरा हो और जो आँखें हों उसकी नीली-नीली हों। तो अब पता नहीं आपको आप सबको शायद वो गाना भी याद आ रहा होगा, ये चाँद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आँखें, कोई राज़ है इनमें गहरा। तो ये जो नीली आँखों का जो फ़ैसिनेशन था और जो स गोरे रंग का जो फ़ैसिनेशन था क्या है? वो सिर्फ़ अ, कोई अमेरिका का ही फ़ैसिनेशन नहीं रहा है, उससे तो हम भी कई सालों तक अभी तक जूझते रहते हैं और ये जो ये जो रंग भेद है वो किस तरह से अ, एक 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 किस्म की सामाजिक हिंसा और मानसिक हिंसा को अ, जन्म दे देता है और आज तक देता रहा है और कि वो डिस्क्रिमिनेशन कितनी भी कोशिशों के बावजूद नहीं ख़त्म हो पाता। वो न जाने किस तरह कितना गहरा बैठा हुआ वो डिस्क्रिमिनेशन है, जिससे हम अभी तक आज भी अभी भी जूझ रहे हैं। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। तो कहानी बड़ी सिंपल, जैसा मैंने कहा, बहुत बहुत सरल सी कहानी थी, एक बच्ची की कहानी थी, लेकिन जो अंदाज़े बयाँ था, जो संसार उन्होंने रचा था, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और बाद के लेखन में भी लगातार बिलावल में बाद के उपन्यासों में, बाद के लगातार की रचनाओं में और बल्कि वो मुखर एक्टिविस्ट भी रहीं, और अभी तक उनका काम, उनके एसेज़ पढ़े जाते हैं और रेफ़र किए जाते हैं और अ, ये ना जाने अफ़सोस की बात है या दुःख की बात है कि अभी भी हमको वहाँ पॉइंट ऑफ रेफ़रेंस इस तरह का मिल जाता है, जो कि आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। अ, जिस तीसरे रचनाकार की मैं बात करने जा रही हूँ, वो दरअसल अ अ, पेंटर थी, मेक्सिकन पेंटर फ्रिडा kahlo, अ, जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो मतलब मेक्सिको में पैदा हुईं। बहुत कम उम्र में 46-47 साल की उम्र में फ्रीडा का निधन हो गया। तो जो जो उनकी रचना का काल था वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस दौरान उन्होंने जो रचा,
और फ्रीडा को अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स के लिए जाना जाता है। तो जब भी मैं मतलब वो सेल्फ पोर्ट्रेट्स कभी देखने का मौका मिला या समझने का मौका मिला, तो मैं बहुत हैरान होती थी कि ऐसा एक आर्टिस्ट का खुद से किस तरह का फ़ैसिनेशन होगा कि आप सेल्फ पोर्ट्रेट्स, वो अमृता शेरगिल में भी नज़र आता है, तो वो क्या वजह होती होगी जो सेल्फ पोर्ट्रेट्स के लिए मोटिवेट होता है इंसान, और इतना वक़्त देता है। और उसके बाद मैंने फ्रीडा के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया, फिर फ़िल्म देखी, तो समझ में आया कि उनकी निजी ज़िंदगी का असर था उनके काम पर। उनके रोज़मर्रा के सरोकार थे जो उनके सेल्फ पोर्ट्रेट्स में अ अ, उतर के आते थे उनकी कूची के ज़रिए, उनके रंगों के ज़रिए। और तब मैंने जाना कि बचपन में ही फ्रीडा को पोलियो हो गया था और 17-18 साल की उम्र में उनका एक हादसा, वो एक हादसे का शिकार हुई थी, एक दुर्घटना का शिकार हुई थी, जिसके बाद पूरी ज़िंदगी उनको दवाइयों और डॉक्टरों पर आश्रित रहना पड़ा था। तो तो ज़ाहिर है कि ये जो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने की जो कोशिश अ, हो रही होगी, वो इस औरत की, इस कलाकार की खुद को बेहतर समझने की कोशिश होती होगी। ये सेल्फ पोर्ट्रेट दरअसल और कुछ नहीं होता होगा। उनका अपना उनका अपना आईना अपने कैनवस के ज़रिए सामने रख कर खुद को बेहतर समझने के लिए खुद को उकेरने की कोशिश होती होगी। और इससे खूबसूरत सेल्फ रिफ्लेक्शन का ज़रिया और क्या हो। और बाकी जो इन्फ्लुएंसेस, उनके सामाजिक इन्फ्लुएंसेस थे, ज़ाहिर है वो नज़र आए। मतलब मेक्सिकन कल्चर का के रंग जो बहुत ब्राइट कलर्स उनके उनकी पेंटिंग्स में नज़र आते हैं, वो मेक्सिकन कल्चर का इन्फ्लुएंस रहा। बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि वो मेक्सिको से, उनकी ज़मीन मेक्सिको थी, लेकिन काफ़ी वक़्त उन्होंने काम के सिलसिले में अमेरिका में बिताया। तो एक तरफ एक ख़ास किस्म की संस्कृति थी और दूसरी तरफ 40 और 50 के दशक का ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बाद अ, का अमेरिका था, जो बिल्कुल मतलब एकदम जो आपने एन रैंड के द फाउंटेन हेड में भी पढ़ा होगा, वो एक जो मटीरियलिज़्म, कंज़्यूमरिज़्म की राह पर चलना शुरू हो चुका था। तो तो ये जो 2 बहुत अलग-अलग किस्म की दुनिया थी, उसमें रहते हुए, उसके संस्कारों को लेकर चलते हुए, उसके सरोकारों को बनाते, बिगाड़ते, सवाल उठाते हुए, फ्रीडा ने अपनी रचनाओं में इन दोनों अलग-अलग दुनियाओं को शायद समझने की कोशिश की होगी। और उनके मतलब उनके अदबी संसार को देखकर समझ में आता है कि कैसे रोज़मर्रा के सरोकार रंगों के ज़रिए भी हमारे सामने उतर के आते हैं। जिस चौथी महिला रचनाकार की मैं बात करने जा रही हूँ, उनका नाम है नोरा एफ़रॉन। नोरा नोरा एफ़रॉन जर्नलिस्ट रहीं पहले, और बहुत मज़ेदार चीज़ ये रहा कि जब उन्होंने, मतलब मुझे याद है कि मैंने उनकी एक किताब पढ़ी थी, आई रिमेंबर नथिंग, जो उनके एसेज़ का संग्रह है, मतलब एक किस्म का मेमोir है, संस्मरणात्मक लेख हैं उसमें, जिसमें अलग-अलग अपनी-अपनी ज़िंदगी के अलग-अलग हिस्सों पर उन्होंने लेख लिखे हैं। और भूल जाना, मतलब आखिर के दिनों में नोरा को अल्ज़ाइमर्स होने लगा था, उनकी याददाश्त जा रही थी, और उस दौरान उन्होंने ये लेख लिखे थे, या पहले के लेखों को ठीक करके, लेकिन ये मेमोir दरअसल उन्होंने अपने अपने भूल जाने के दौर में लिखा था, इसीलिए आई रिमेंबर नथिंग उसका नाम है। तो उसमें कहीं पे, मतलब उसमें अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने लिखा था कि कैसे उनकी पहली नौकरी जो थी वो एक अखबार, एक मैगज़ीन के साथ थी, जहाँ पर लड़कियों का काम, महिलाओं का काम सिर्फ़ फ़ोटोकॉपी मशीन से फ़ोटोकॉपी करना और इस डेस्क से उस दूसरे डेस्क पे जाके नोट्स लेना होता था। उनको इंटरव्यूज़ लेने की इजाज़त नहीं थी, रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं थी। लेकिन नोरा के सपने बहुत बड़े थे। तो किस तरह से उस बहुत ही मेल डोमिनेंट अ, वर्ल्ड में उन्होंने अपने लिए जगह बनाई, और वहीं रुकी नहीं, वहीं थमी नहीं, सिर्फ़ एक जर्नलिस्ट बनकर नहीं थमी, बल्कि वो बल्कि नॉवेलिस्ट बनी, उपन्यास लिखे, फिर स्क्रीन राइटिंग किया उन्होंने, और उसके बाद फिर फ़िल्म डायरेक्टर बनी। और नोरा की कुछ बहुत मतलब बहुत मशहूर फ़िल्में रहीं, शायद आप लोगों में से कई लोगों ने देखी भी होगी, जब हैरी मेट सैली, स्लीपलेस इन सिएटल, जूली एंड जूलिया, you've got मेल, इस तरह की रोमांटिक कॉमेडीज़ वो लिखती थीं, बनाती थीं, जिसमें मतलब, और समहाउ ज़्यादातर फ़िल्मों में मेग रायन उनकी प्रमुख एक्ट्रेस होती थी।
तो मेरे दिमाग में मैंने नोरा एफ्रॉन को मेग रायन के तौर पर ही इमेजिन किया था, और मुझे लगता था कि हाँ, वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर मेग रायन के कैरेक्टर्स में इन फिल्मों में नजर आता है, वो दरअसल नोरा का अपना पर्सनालिटी का हिस्सा है जो रिफ्लेक्ट करता है उसमें, कई बार होता है। और रोजमर्रा के सरकारों में ये भी है, जहाँ पर मैं जहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, वहाँ मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, मेरी बेटी पास में अपनी ऑनलाइन क्लास कर रही है, और इन 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 सारी तमाम ये बिजनेस के व्यस्तता, मसरूफियत के बीच जो है रचने की कोशिश मेरी भी जारी रहती है। तो ये पेरेंटिंग रोजमर्रा का एक सरोकार है मेरे लिए। बहरहाल हम वापस आते हैं नोरा के काम पर, नोरा के अदब के संसार पर। तो ये जो रोमांटिक कॉमेडीज, तो अपने अपने दौर में वो उस तरह की पहली फिल्मकार थी जिन्होंने इतनी सक्सेसफुल फिल्में दी, और जिनके साथ उस समय के टॉप टॉप एक्टर्स काम करने के लिए परेशान रहते थे, और बहुत ही पैनी नज़र, और बहुत ही मतलब न सिर्फ पैनी बल्कि ह्यूमरस, मतलब एक किस्म का सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, जो खुद पर हंस सकने की जो एक खासियत होती है, उसके साथ उन्होंने कई सारे एसेज भी लिखे और मेमोआर लिखा, कई सारी किताबें लिखी। और इन सारे एसेज में मंडेननेस में ब्यूटी की तलाश, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में बदलाव और ब्यूटी, चेंज और ब्यूटी की जो तलाश है, वो नजर आता है नोरा के काम में, न सिर्फ फिल्मों में बल्कि खास तौर पर किताबों में, खास तौर पर उनके लेखन में। और मेरी 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 ये गुजारिश है कि आई रिमेंबर नथिंग अगर मौका मिल सके तो आप ज़रूर पढ़िएगा। बल्कि बहुत दिनों तक उस किताब का एक कोट था जो मैंने अपना स्क्रीन सेवर बना रखा था, और मैं वो आपसे आप बांटना चाहूँगी। वो एक लाइन का कोट है कि व्हाट इज़ माय रिलीजन इज़ गेट ओवर इट। मेरा मज़हब भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। सो जो औरत वाकई में, जो कलाकार, जो रचनाकार वाकई में गेट ओवर इट को अपना मोटो बना के और अपना मजहब बना के चलता होगा, वो किस तरह से बहुत ही डिटैच्ड तरीके से अपने आसपास की दुनिया को पकड़कर, समझकर लिखता होगा, रचता होगा, और कमर्शियली सक्सेसफुल भी बना देता होगा। ये इस लिहाज से मुझे लगता है कि नोरा अपने आप में उनका जो अदब का संसार है वो अपने आप में एक मिसाल है। पांचवा जो नाम लेना चाहती हूँ मैं, वो मेरी सबसे पसंदीदा पोएट, और बल्कि पूरी की पूरी पीढ़ी को फेमिनिज्म की, हमारे कम से कम हिंदुस्तान में फेमिनिज्म की परिभाषा समझा देने वाली उस पोएट का नाम है, जिनका नाम है कमला दास। और बल्कि मैं आगे उनके बारे में बात तो क्या ही करूं, उनकी वो एक छोटी सी कविता है जो अंग्रेजी में है, लेकिन मैं पढ़ना ज़रूर चाहूँगी। और क्यों पढ़ना चाहूँगी उस पर भी हम बात करेंगे, पर मुझे इजाज़त दीजिए अपने फ़ोन से मैं उस छोटी सी कविता के 2 जो स्टैंजाज हैं वो आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। तो जैसा कि मैंने कहा, इस कविता का नाम है एन इंट्रोडक्शन। I don't know politics, but I know the names of those in power and can repeat them like days of week or names of months, beginning with Nehru. I'm Indian, very brown, born in Malabar. I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. ये पहला पैराग्राफ है. Then I wore a shirt and my brother's trousers, cut my hair short and ignored my womanliness. Dress in saris, be girl, be wife, they said. Be embroider, be cook, be a quarreler with servants. Fit in. Oh, belong, cried the categorizers. Don't sit on walls or peep in through our lace-draped windows. Be Amy or be Kamla, or better still, be Madhavi Kutti. It is time to choose a name, a role. Don't play pretending games. So
ये कविता है जो मुझे लगता है कि कमला दास ने न सिर्फ अपने परिचय के लिए देने के लिए लिखी होगी, बल्कि हर हिंदुस्तानी औरत का परिचय इस कविता के ज़रिए उन्होंने दे दिया होगा। और मैंने तो पूरी कविता पढ़ी नहीं है, अगर आपको मौका मिले तो इंटरनेट पर ज़रूर पढ़िएगा ये कविता। एन इंट्रोडक्शन जैसा कि मैंने कहा इस कविता का नाम है। तो जिस तरह जो जो पहला पहला स्टैन्ज़ा है जिसमें वो कहती हैं कि मैं राजनीति नहीं समझती, नहीं जानती, लेकिन मैं नाम जानती हूँ। और हाँ, सप्ताह के दिनों की तरह, महीने के दिनों की तरह अब सारे नाम मुझे कंठस्थ हैं, मैं बोल सकती हूँ और मैं नेहरू से शुरुआत कर सकती हूँ। और मैं कौन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा रंग ये है, मैं यहाँ से, मैं इस संस्कृति की हूँ, इस कल्चर की हूँ, मेरी ज़मीन ये है, मेरी रवायत ये है। वहाँ से शुरू होके अगले स्टैन्ज़ा में वो बात करती हैं कि कैसे वो अंग्रेज़ी में लिखती हैं और उनके आस-पास के लोग, उनके वेल मीनिंग कज़िन्स या फिर उनके मेंटर्स या उनके टीचर्स या उनके साथ के लोग उनसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी भाषा में लिखना चाहिए। और उस कविता की बहुत मज़ेदार लाइन है कि आई स्पीक 3 लैंग्वेजेज़, आई राइट इन 2, आई ड्रीम इन 1। तो जैसा कि आपने देखा कि इस एक कविता में, एक परिचय में कई सारे सरोकार हैं उसमें। उसमें आपस के रिश्ते हैं, जो जो आपसी रिश्ते होते हैं परिवार के बीच के, वो कैसे आपको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, आपको डिफाइन करते हैं। आपका सरनेम क्या है, आप किस तरह के परिवार से आती हैं, आप वो आपकी पहचान का कितना बड़ा हिस्सा होता है, और कैसे एक औरत में वो एक बेचैनी होती है, एक ज़हीन औरत में उस तरह की बेचैनी होती है कि उस पहचान से परे अपने लिए एक नई पहचान बनाए। तो ये एक पहचान की जद्दोजहद है। भाषा लैंग्वेज पॉलिटिक्स है कि ये मैं तय करूँ कि मुझे किस भाषा में लिखना या पढ़ना या बोलना या संवाद करना है। मेरी सो आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, आई राइट इन 2, आई ड्रीम इन 1। वो एक भाषा जो जिस जिस भाषा में वो औरत ख्वाब देखती है, वो कौन-सी भाषा है? क्या वो इसकी मादरी ज़ुबान है या वो बस सपनों की भाषा है? तो मेरे लिए तो वो सपनों की भाषा है। तो ये वो भी है। जो जो जिस तरह के स्टीरियोटाइप्स बना दिए जाते हैं और मान लिए जाते हैं कि आपको यही लिखना, यही समझना, यही जानना ज़रूरी है, या अगर आप ये नहीं समझती, नहीं जानती, यू डोंट नो नंबर्स, आप अ अ, ब मैं बहुत बहुत मज़ेदार एक पर्सनल किस्सा शेयर कर रही हूँ। वो ये कि मेरे जुड़वाँ बच्चे हैं और दोनों एक ही क्लास में हैं, ज़ाहिर है। तो एक बार ऐसा हुआ कि छठी मतलब 5वीं या छठी क्लास में रहे होंगे, तो मैं उनकी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए गई। और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि अ, एक बच्चा किसी चीज़ में, किसी विषय में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा दूसरे विषय में बहुत अच्छा है, और दोनों के बीच में कहीं कॉम्पिटिशन की, उस तरह स्पर्धा की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि दोनों ने अपनी-अपनी पसंद की सब्जेक्ट्स भी तय कर लिए हैं और ये भी मान लिया है कि हाँ, मुझे तुमसे सीखना है उस लिहाज से। तो मेरी बेटी मैथ्स में बहुत अच्छी है और मेरे बेटे को मैथ्स उतना रुचिकर नहीं लगता। तो मैं पीटीएम में गई तो मैथ्स की टीचर ने मेरे सामने मेरे बेटे से कहा कि देखो, लड़की हो के ये मैथ्स कर लेती है और तुम्हें समझ नहीं आता। और मुझे इतनी हैरानी, मतलब मुझे हँसी भी आई, अफ़सोस भी हुआ, दुःख भी हुआ कि ये किस तरह की सोच को लेकर हम चलते हैं, जहाँ पर हम मान के चल लेते हैं और उस ढर्रे को तोड़ने के लिए तैयार भी नहीं हैं। तो हम उन सारे एकदम स्पेसिफ़िक, ये कविता भी उसी तरह से स्पेसिफ़िक रोल्स को क्वेश्चन करती है कि वो रोल्स ना तय किए जाएँ, वो पसंद ना तय की जाए, वो समझ ना तय की जाए जो एक एक औरत में होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मतलब हम बहुत सारी रचनाकार औरतों को और अपनी परिचय की तलाश में निकली औरतों को कमला दास का शुक्रगुज़ार होना चाहिए इस एक कविता के लिए, जिसने हमारी हमारे अंदर की का जो संघर्ष होता है आइडेंटिटी को लेकर, जो सबसे बड़ा संघर्ष होता है, और अदब का संसार जो होता है उसी आइडेंटिटी को खोजने के क्रम में पूरा का पूरा रचा जाता है। जो कि मैंने कहा कि शुरुआत में मैंने कहा कि मैस्लोज़ पिरामिड में सबसे ऊपर क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, हम कौन हैं? क्या होना चाहते हैं? वो वो क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के लेवल पे पहुँचने में, तो ये वो एक कविता है जो हमें सीधे
पिरामिड के निचले सोपान से सीधा सबसे ऊपर की सोपान पे ले जाती है, सिर्फ पढ़ते हुए, सिर्फ देख इस पढ़ी कविता को वाकई में अपनी रगों में समझते हुए ऐसा महसूस होता है। तो मैंने इन 5 रचनाकारों का ज़िक्र क्यों किया, उनके रोज़मर्रा उनके सरोकारों का ज़िक्र क्यों किया? क्योंकि अ, सिर्फ़ बात ये नहीं है कि हम आज क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ मेरी और आपकी बात नहीं है, मैंने क्या लिखा, आप क्या लिख रहे हैं, क्या रचा जा रहा है। बात ये है कि हम हमसे पीछे जिन्होंने जिन्होंने अपने ओपिनियंस वॉइस करने की हिम्मत की, जिन्होंने अपनी रचनाओं के ज़रिए, अपने आर्ट के ज़रिए, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए कुछ बदलने की कोशिश की। किसी तरह से अ, इस बदहाल दुनिया में भी खूबसूरती को खोजने की कोशिश की, ह्यूमर को खोजने की कोशिश की और उसको हमारे सामने लेकर आई। तो वो प्रक्रिया किस तरह की होती थी और उससे हम क्या सीख सकते हैं? तो ये बातचीत दरअसल उसी के लिए थी। और जो मैंने सीखा, मैं आपसे वही साझा करना चाहती हूँ। क्योंकि आज मुझे लगता है कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है वापस से उन लर्निंग्स को याद रखना और बार-बार खुद को रिमाइंड कराना और क्रिएटिव क्लस्टर्स बना के न सिर्फ खुद को बल्कि अपने समकालीन, अपने साथी राइटर्स को भी शायद याद दिलाना, उनको हिम्मत देना बहुत-बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह उठती हूँ और मुझे लगता है कि क्या फ़ायदा? हम क्यों लिख रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मतलब ये जो कोशिश है कि इस तरह की एक फ़िल्म बनाई जाएगी या इस तरह की किताब पर काम होगा या इस तरह की एक कहानी लिखी जाएगी या इस एक लेख के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, एक गीत के माध्यम से हम कुछ कहना चाहते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि बदहाली तो कहीं कम नहीं होनी है। तो उस तरह का डीमोटिवेशन जब होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने से पीछे के अपने जो उदाहरण हमारे लिए छोड़ दिए गए हैं और उसके ज़रिए जो सीख हमारे लिए छोड़ दी गई है, वी रिविज़िट देम, उन तक पहुँचे, उनके ज़रिए हम कुछ प्रेरणा की तलाश करें। तो मेरा मेरा मकसद सिर्फ़ यही था इन इन अपने पसंदीदा 5 रचनाकारों और उनके सरोकारों और उनके अदबी संसार के बारे में बात करने का। अब आज की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं स्क्रीन राइटर भी हूँ तो थोड़ा बहुत मेरा फ़िल्म की दुनिया से भी साबका थोड़ा-सा रिश्ता है। तो मैं जानती हूँ कि हम इस दौर में बहुत मतलब हम कई बार साथ में मिलके या अकेले बैठकर ये भी सोच रहे हैं कि इस नई दुनिया में जो न्यू नॉर्मल होगा, जहाँ पर मास्क लगा के काम पर जाना होगा, जहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, जहाँ जो बड़ा कैनवास दिखाई देता है फ़िल्म का या फिर जो आप सीरीज़ देखते होंगे उसका या सिर्फ़ सीरीज़ का, उसकी गुंजाइश शायद ना रहे। तो इंटिमेट कहानियाँ, छोटे कैनवास की कहानियाँ किस तरह कही जाएँ। अ, वो उसकी चुनौती सब महसूस कर रहे हैं और इस क्रम में मैंने कुछ अपने साथी रचनाकारों से बात की, फ़िल्मकारों से बात की। तो अ मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बुक लॉन्च के दौरान गई थी। उस बुक लॉन्च का जिस किताब की लॉन्च के लिए गई थी, वो विमेन फ़िल्म मेकर्स पर था। किताब का नाम है द एफ वर्ड। नंदिता दत्ता एक जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिक हैं, फ़िल्म पे बहुत लिखती हैं। उन्होंने लिखा था, तो वो पैनल डिस्कशन नंदिता जो राइटर हैं वो उस पैनल डिस्कशन में थीं और 3 और महिला फ़िल्मकार थीं, जिनमें नंदिता दास थीं, सोनाली बोस थीं और तनुजा चंद्रा थीं। तो सोनाली ने अपना द स्काई इज़ पिंक उस समय उन्होंने बस बनाई ही थी, मतलब वो एडिट के क्रम में थी। तो और वो उस फ़िल्म के बारे में बात कर रही थी वो और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस एज़ अ फ़िल्म मेकर, वुमन फ़िल्म मेकर की बात कर रही थी। तो जो बात मुझे बहुत स्ट्राइक की ज़बरदस्त, वो ये कि जो अंतर होता है फेमिनिन गेज़ एक माँ किस तरह से लेकर आती है फ़िल्म बनाने के क्रम में, वो ये होता है कि कई बार वो बहुत मतलब एक्सप्रेशन जो होता है वो बहुत फिज़िकल भी होता है। तो एक औरत के लिए वल्नरेबल होना, इवन दो डायरेक्टर के तौर पे सेट को कंट्रोल करने का, सेट की कमान उसके हाथ में होती है, पूरी टीम की कमान उसके हाथ में होती है। उसके डायरेक्शन पे, उसके निर्देशों पर आर्टिस्ट जो है या एक्टर जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा होता है या टेक्नीशियंस काम कर रहे होते हैं। तो उसका कंट्रोल में होना और उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये मान लिया जाता है कि एक गुण जो है जो बहुत बहुत मतलब
और स्ट्रेंथ की परिभाषा हमारे कल्चर में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो होती है वो पौरुष से, मर्दानगी से आती है, मतलब हाउ लाउड यू आर, हाउ स्ट्रांग यू आर, हाउ मैनली यू आर। लेकिन शोनाली ने कहा कि वल्नरेबिलिटी भी अपने आप में एक स्ट्रेंथ है, और उनकी इस बात को सभी महिला फिल्मकारों ने, रचनाकारों ने बल्कि अलग अलग तरह से वैलिडेट किया, उसी बात को कहा कि ये स्पेस अलाउ कर पाना, जहाँ पर आप अपने साथ के लोगों को ये स्पेस दे सकें कि बहुत निजी जो है, जो कि बहुत निजी, जो बहुत पर्सनल ट्रेजेडी है या बहुत पर्सनल इमोशंस हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो सेफ स्पेस आप मुहैया करा पाएं एज अ रचना, एज अ फिल्म डायरेक्टर या एज अ क्रिएटिव पर्सन, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है, वो बहुत बड़ी ताकत होती है, जो कि और ये जो स्ट्रेंथ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो फेमिनिन गेज जो होता है वो रोजमर्रा के सरोकारों को एक किस्म की वल्नरेबिलिटी के साथ, एक किस्म की सेंसिटिविटी के साथ हर रोज, हर क्षण देख रहा होता है, और इसीलिए ये वल्नरेबिलिटी पर उसका इतना भरोसा होता है, उसका इतना कॉन्फिडेंस होता है, जो उसकी रचनाओं में दिखाई देता है। तो खुद का मजाक उड़ाना, मिसाल के तौर पर जैसे मैं नोरा इरफान के केस में बोल रही थी, खुद पर हंस लेना, अपना मजाक बना लेना, बहुत मजे मजे में सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, राई ह्यूमर, जिसको राई ह्यूमर, वो दरअसल वो वल्नरेबिलिटी नहीं है, वो स्ट्रेंथ है एक किस्म का, जो उनकी क्रिएटिव प्रोसेस का एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा है। तो उस केस में जब अब हम रच रहे हैं, तो अब तो मतलब इतना, क्योंकि हम सब इमोशनली इस तरह से चार्ज्ड हैं, वल्नरेबल हैं, कि वो सेफ स्पेसेस हमारी रचनाओं के जरिए, हमारे संवादों के जरिए हम मुहैया करा पाए एक रचनाकार के तौर पर, जिसमें एक पाठक के साथ या एक दर्शक के साथ या एक श्रोता के साथ इस तरह का रिश्ता बना पाए, जहां उस वल्नरेबिलिटी को, अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करने का उसको भी मौका मिले। कहने का मतलब ये कि वो दो तरफा संवाद बन सके, सिर्फ हमें अपने रोजमर्रा के सरकारों से निकाल कर अपनी एक खूबसूरत अदब की दुनिया नहीं बना लेनी, बल्कि ये दो तरफा संवाद का हिस्सा बने, ये बहुत जरूरी हो गया। तो ये मेरी पहली सबसे बड़ी सीख है कि ये यूनिडिमेंशनल नहीं हो सकता, आपका क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो यूनिडिमेंशनल अब नहीं हो सकता, और लीनियर भी नहीं हो सकता। ये उतार चढ़ाव उसमें होंगे, और ये दो तरफा रहेगा अब, जहाँ पर ये गुंजाइश बची रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए कि हम सिर्फ आस पास, इसलिए क्योंकि पर्सनल स्पेसेस की परिभाषा बदल गई है पिछले 3 महीनों में, और मैं यकीन के तौर पर कह सकती हूँ कि न सिर्फ महिलाओं के लिए बदली है, बल्कि पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए खास तौर पे बदली है। हम अपने स्पेसेस को नए तरीके से देख रहे हैं, हम अपने रिश्ते को नए तरीके से देख रहे हैं, हम अपने जो रोजमर्रा के सरोकार हैं, जो रिश्ते हैं, जो संबंध, आपसी संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, दोस्तियों के रिश्ते हैं, उनको नए सिरे से देख रहे हैं और नए सिरे से समझ रहे हैं। तो जाहिर है कि वो सब, और ये जब वो क्लास जो जब स्पेस में डिमार्केशंस गडमड हो गए हैं पिछले 2 महीने में लॉकडाउन के दौरान, और हम सब एक साथ होते हुए भी एक दूसरे से, अब एक दूसरे के बीच एक दूसरे के बीच सॉलिट्यूड का वो दायरा रिस्पेक्ट करते हुए बना के रखना चाहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है, वो हमारे क्रिएटिव प्रोसेस पे रिफ्लेक्ट करेगी, और इसीलिए शायद आगे जो अभी कम से कम कुछ दिनों तक जो फिल्में बनेंगी वो ज्यादा इंटीमेट होंगी, जो कहानियां होंगी वो ज्यादा इंटीमेट होंगी, और जाहिर है कि उसमें जो आजकल के जो 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 बातें हम नहीं कह पाते और जिस तरह से नहीं कह पाते, चाहे वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो, चाहे सेक्सुअलिटी का मसला हो, वो भी निकल के आएगा। तो अगर इंटीमेसी बढ़ी है तो फिर दूरियां भी बढ़ी हैं, और दूरियों को लेकर उनको एक्नॉलेज कर पाने की हिम्मत भी बढ़ी होगी शायद। तो अब का जो संवाद होगा, जो कि अब की अपनी रचनाओं से निकल कर आएगा, वो मेरे हिसाब से बहुत इंटीमेट होगा, और होना भी चाहिए। ये मेरी सबसे पहली सीख है।
दूसरी बड़ी सीख है कि हम जेन्युइनली जो जिस तरह से किस्सा गोई के सारे माध्यम गड्ढमड्ढ हो गए हैं, हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए किस्सा गोई कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। मतलब मैं खाली स्क्रीन पे बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि कम से कम 50 लोग तो ज़रूर मेरी इस बातचीत को सुन रहे होंगे और शायद किसी और माध्यम के ज़रिए फिर अपनी बात कहेंगे भी मुझसे और बाद में हम टिप्पणियाँ भी लेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो उसमें ये जो जो प्लेटफ़ॉर्म्स का गड्ढ-मड्ढ होना है, जो माध्यमों का गड्ढ-मड्ढ होना है, वो भी बहुत पर्सनल स्टोरीज़ को बिना जजमेंट के शेयर करने की हिम्मत देगा और हो ही रहा है, बल्कि ये और बढ़ेगा। तो बल्कि ये वही जो मैं कह रही थी कि वो सेफ स्पेस मुहैया होने की बात, वो और होता चला जाए, इसी उम्मीद में हम हैं और मुझे मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि ये वो दौर है जो शायद और नई आवाज़ों को देगा और पुरानी आवाज़ों में पूरा हम जैसे लोग जो पिछले 5-7 साल से 10 साल से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उन उनको भी एक नया लेंस देगा दुनिया को समझने का। तो उस नयापन वो किस तरह का नयापन हो, ये जो क्वेस्ट होना चाहिए, वो क्वेस्ट क्या हो, ये मेरी दूसरी बड़ी लर्निंग है, जो कि मैंने इस दौर के रोज़-रोज़ के की उलझनों से, रोज़-रोज़ के ताने-बाने, रोज़-रोज़ के जो ज़िंदगी के संघर्ष हैं कि आप अपने काम के दौरान वर्क लाइफ बैलेंस सब गड़बड़, तो इस तौर पर मतलब आप चाय भी बना रही हैं और आप खाना भी बना रही हैं और आपको ज़ूम कॉल के बाद ऑफ़िस में इस ज़ूम मीटिंग के बाद फिर कुछ और भी करना है, उसके बाद फिर आपको सबको स्पेस देना है, सबको वक़्त देना है, जो सेफ स्पेस एक औरत के लिए हुआ करता था, जो ऑफ़िस चली जाया करती थी। तो ये सब चीज़ें जो निकल के आएँगी और जो होंगी, वो किस तरह से अ, फ़ेमिनिस्ट राइटिंग को प्रभावित करेंगी, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अ, और जो आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि अ, मैं अभी अ, जो मतलब अभी के दौर में इस दौर में जिन 5 नामों के मैंने नाम लिए वो रचते तो क्या रचते और वो जीते तो किस तरह से जीते। तो शायद उन्होंने इतना उनके काम से हम तो उ उसी उस सवाल को अ, और समझने और उसका जवाब ढूँढने की कोशिश में मैंने मैं एक जो कोट है जो हमेशा जिसके पास मैं पढ़ के जब मैं जाती हूँ उस कोट को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी और उसके बाद फिर हम अपनी टिप्पणियों पे भी जाएँगे। ये टोनी मॉरिसन का कोट है, जिसको जो शायद हमने जो बातचीत की उसका मेरी समझ से एक सार है, एक निचोड़ है। और इसके साथ ही मैं इस कोट के साथ मैं अपनी तरफ से अपना एक आलाप ख़त्म करूँगी और कोशिश करूँगी कि बातचीत हम कमेंट्स के ज़रिए लें। तो ये कोट कहता है, "देयर इज़ नो टाइम फॉर डिस्पेयर, नो प्लेस फॉर सेल्फ पिटी, नो नीड फॉर साइलेंस, नो रूम फॉर फियर, वी स्पीक, वी राइट, वी डू लैंग्वेज, दैट इज़ हाउ सिविलाइज़ेशंस हील।" अ, मुझे नहीं लगता कि इसका तर्जुमा करने की ज़रूरत है। ये अपने आप में अ, उस दौर में भी जितना बड़ा सच था, वो आज के दौर में उतना ही बड़ा सच है। तो हम कुछ और कर नहीं सकते, सिवाय इसके कि अपने रोज़मर्रा के सरोकारों से थोड़े-थोड़े सबक लेते रहें, थोड़े-थोड़े थोड़ी-थोड़ी हिम्मत लेते रहें और उस हिम्मत से नया रचने की कोशिश करते रहें, क्योंकि सिर्फ़ यही एक तरीका है जो कि अ, इस दौर में हमारे हौसले का सबब बनेगा। तो इसके साथ ही मैं कुछ टिप्पणियाँ और सवाल लेना चाहूँगी, जो कि मैं अपने फ़ोन से देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी नमस्ते भेजी है। अशोक जी हैं, सीमा जी हैं, सुभाष जी हैं, सबको नमस्ते। गीता श्री ने कहा है कि वो अ, उन्होंने मुझे बहुत दिन बाद देखा
गिल्टी एज चार्ज्ड सारा दोष मेरा है। हाँ, मैं कभी कभी हाइबरनेशन में चली जाती हूँ, पर कोशिश करूंगी कि थोड़ा थोड़ा दिखती रहूं। और इस तरह के मंचों पर आपसे संवाद करने का मौका मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना अपने वक्त निकाला गीता जी। अशोक शुक्ला कह रहे हैं कि इज वॉचिंग मी, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू। ठाकुर साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया। रूपा सिंह पूछ रही हैं किस वर्ग की बात कर रही हैं आप, क्या यह केवल इलीट वर्ग की बात नहीं। मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट अभी शायद मुझे समझ में, एक 30 मिनट पहले, ये 30-32 मिनट पहले तो क्या ये मैस्लोज थ्योरी पिरामिड की बात है। तो ये सवाल बहुत बहुत वैलिड है, और ये बहस का मुद्दा भी है। ये मैं किसी वर्ग की बात दरअसल नहीं कर रही, मैं कह रही थी कि जब मैं कहानी के क्राफ्ट को समझने की कोशिश कर रही थी, तो कैसे इंसानी मोटिवेशन को समझने में इस एक पिरामिड ने मेरी मदद की थी। मैं उसकी बात कर रही थी कि वो और मुझे लगता था कि वो क्रिएटिविटी को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, कि वो क्रिएटिव होने का मोटिवेशन क्या होता है। वो उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, और कैसे हम अलग अलग नीड्स के अलग अलग सोपानों पर इंसान के तौर पर उठते। और मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये हो सकता है कि हम प्रिविलेजेस, मैं जहाँ से जिस जगह से आ रही हूँ वो प्रिविलेज्ड ही है। मेरे पास जो बेसिक ज़रूरत हैं वो उनके 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 मसले नहीं हैं, और इसीलिए शायद मैं पिरामिड पे ऊपर चढ़ते रहने की बात कर रही हूँ। सबके पास वो प्रिविलेज नहीं है, लेकिन जब प्रिविलेज होता है तो उस प्रिविलेज के साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मुझे शायद उस जिम्मेदारी का एहसास है। तो आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हो सकता है कि ये खास वर्ग की बात हो रही हो। संतोष जी नमस्कार। गीता जी ने कहा है कि मीरा जी विषय बहुत बढ़िया चुनती है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। प्रेमलता जी, रमा जी, माधव जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। रूपा जी का अगला सवाल है कि मजदूरों के जीवन में रोजमर्रे के सरोकार क्या हैं, लेखक किस प्रकार से ले रहा है। ये तो ये तो एक बहुत, मतलब ये अलग अलग किस्म की चर्चा का विषय है। और मैंने जिन जिन रोजमर्रा के सरोकारों की बात की, वो महिला रचनाकारों के नज़र में जो मुझे समझ में आया उसके ज़रिए की। और काश मुझे इस सवाल का ये सवाल पहले आ जाता, या तो मैं और शायद उदाहरण ढूंढ के जाती और शायद पढ़ने का भी कुछ मौका मिलता। लेकिन रूपा जी का ये सवाल जो है वर्ग को लेकर, और आज जो अभी ये खास तौर पे ये सवाल बहुत प्रासंगिक है, और मुझे लगता है कि इस एक और चर्चा की अलग से ज़रूरत है कि पिछले पिछले दिनों में किस तरह की रचनाएं निकल कर आ रही हैं। इन इन जो लगातार हम देख रहे हैं अपने आसपास, उससे मेरे पास फिलहाल अभी पढ़ने को कुछ नहीं है या कहने को कुछ नहीं है। लेकिन मीरा जी, आप, मुझे लगता है कि इस एक सवाल को आप जरूर नोट करके रखें और इस पे एक चर्चा जरूर हो। गीता जी, इस मताफा की चर्चा बिल्कुल। क्या बिना सरोकारों के अदबी संसार बन सकता है? तो ये तो बहुत, हमने पूरी चर्चा इस बात की, ये बिना सरोकारों के अदबी संसार किस तरह बनेगा? अदब का संसार आखिर होता क्या है? तो जब तक वो सरोकार क्या होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। सरोकार हमारे आपसी रिश्ते भी होते हैं। आपसी हमारा जो रिश्ता हमारे अपने परिवेश से, हमारे आसपास से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे समय काल से होता है। सरोकार उससे उपजते हैं, तो उनके बिना अदब का संसार कैसे बनेगा, ये सोचना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। ग्रामीण लोगों के रोज़मर्रा के सरोकारों पर भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। राज जी लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, और ये शायद रूपा जी के भी सवाल का मेरा जवाब होगा, बहुत ईमानदार जवाब होगा, वो ये कि मुंबई के अंधेरी के एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में बैठ के
अगर मैं गाँव में लौट रहे मज़दूरों की या उनके उनके संघर्षों की, उनके सरोकारों की बात करूँ, तो शायद ये मेरी बेईमान कोशिश होगी। तो मैं अपनी तरफ से वो बेईमान कोशिश नहीं करना चाहती थी। इसलिए लेकिन जी, बिल्कुल, मज़दूरों के सरोकारों पर भी और गाँव के लोगों के सरोकारों पर भी ज़रूर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अ तो इस तरह ये तो ओके। मेरा मज़हब भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। हाँ, आपको सुनना कुसुम जी कह रही हैं अच्छा लगा। प्रकाश सोनवानी जी कह रहे हैं एयरलिफ्ट अमीरों को किया जाता है, आम आदमी को पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाता है। इनकी ज़िंदगी के सरोकार क्या यही हैं और यही रहेंगे। ये अ, ये सब मुझे लगता है कि ये सब हम सबकी तकलीफ़ है, अगर थोड़ी-सी भी संवेदनशीलता है, तो ये सबकी तकलीफ़ है। लेकिन यहाँ बैठ के सोशल मीडिया पर कुछ भी कह देना और बहुत सारे पोस्ट शेयर कर देना, अ, मुझे मुझे थोड़ी-सी मुझे पर्सनली मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे थोड़ी चीटिंग लगती है। अ, अगर मैं उतर कर ज़मीन पर कुछ नहीं कर पा रही, उम, तो सिर्फ़ लिप सर्विस तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैंने कहा जैसा कि हाँ, हमको अपने प्रिविलेजेस का ज्ञान होना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए और इतनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए या मालूम होना चाहिए कि उन प्रिविलेजेस के साथ-साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आती हैं। तारावती जी आद्या को हाय कह रही हैं, जो छोटी बच्ची आई थी उसका नाम विद्या है। अ अ, एक और मैं कमेंट शायद पढ़ नहीं पा रही हूँ, वो राज जी का है शायद रोमांस पे, मैं देखती हूँ अगर मुझे अ, मिल सका तो। रोज़मर्रा के सरोकार सभी वर्गों के अलग-अलग हैं। बिल्कुल, आपने बल्कि रूपा जी आपकी इस एक कमेंट ने जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी उसको बिल्कुल एक एक वाक्य में समेट दिया है कि और मैं एकीकृत नहीं कर सकती, ना मुझ में वो काबिलियत है और ना वो मेरा एक्सपर्टीज़ है। तो लेकिन जैसा कि मैं बार-बार गुज़ारिश कर रही हूँ कि अगर ये सवाल बार-बार उठ के आ रहा है, तो इस पर एक अलग से चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। ये सब तो किताबों में है, अपनी बात होनी चाहिए। मेरे पास अपना कुछ कहने को बहुत है नहीं, इसलिए किताबों का सहारा लेती हूँ। अ, रंग-भेद सामाजिक हिंसा के साथ-साथ संस्कृति की हिंसा का भी सूचक है। जी, बिल्कुल। रोज़मर्रा का आम आदमी और उसकी समस्याएँ कब कब रचना संसार में स्थान पाएगा, ये प्रोफ़ेसर प्रकाश कह रहे हैं। तो मैंने कई सारे एग्ज़ाम्पल्स जो दिए, कम से कम जिन रोल मॉडल से मैं प्रभावित होती हूँ, जिन किताबों या जिन रचनाओं की मैं बात कर रही थी, उसमें अ, उस दौर के, उस काल के, उस युग के आम आदमी अ, की समस्याओं की ही बात है और उनके ही सरोकार हैं और उसी वक़्त का संघर्ष है और जो मैं कह रही थी कि वो आज भी इस समय काल में भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे आप ज़रूर देश बदल लीजिए, समाज बदल लीजिए, कहानियाँ बिल्कुल वैसी हैं कि वैसी हैं। हैव्स और हैव नॉट्स में बटी हुई इस दुनिया के ही सारे संघर्षों की कहानियाँ निकल कर आती हैं। तो रचना संसार में स्थान पा रही हैं, बिल्कुल। और बल्कि मैंने बार-बार मतलब मैंने तो फ्रीडा की जब बात की तब भी ये कहा और ख़ास तौर पे टोनी मॉरिसन की बात की, उनकी रचनाओं की बात की, तो उनका तो पूरा का पूरा रचना संसार ही अ, आम औरत, आम इंसान बल्कि सामाजिक पायदान पे सबसे नीचे की औरत अ, की कहानियाँ हैं। तो रचना संसार में जगह मिल ही रही है और यहाँ भी मिल रही है। अगर सवाल आपका मुझसे है कि मेरी रचना संसार में कब जगह पा पाएगा, अ, इस तरह की कोई प्लानिंग करके मुझसे मैंने कभी लिखा नहीं है और शायद मेरा जो विज़न है वो बहुत तंग है शायद। तो मुझे जो दिखता है अपने दायरे में, उस दायरे में से जो मुझे दिखता है वो मेरी रचना संसार में हिस्सा बनाता है। हो सकता है कि वो दायरा भी धीरे-धीरे व्यापक बने और सीखने के क्रम में ही हूँ मैं, लगातार सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब वो दायरा बढ़ेगा तो शायद मेरे रचना संसार में भी
आम आदमी के रोज़मर्रा के सर सरोकार आ पाएँगे। मैं मेरे मेरा मेरा मतलब अभी तो बड़ी छोटी-छोटी इस तरह की छोटे-छोटे लम्हों पर बनी और आस-पास के सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के ताने-बाने पर बनी कहानियों से ही मेरा रिश्ता संसार बनता है। मुझे लगता है कि हमने सारे सवाल ले लिए हैं और और अब शायद विदा कहने का वक़्त आ गया है। अ, लेकिन मुझे मुझे भरोसा है कि जिन सवालों को हम यहाँ अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, जिनका जवाब देने की काबिलियत जैसा कि मैंने कहा मुझ में नहीं है, उन सवालों के साथ वापस हम एक परिचर्चा के लिए लौटेंगे, जहाँ पर एकालाप नहीं होगा, जहाँ पर वाक़ई में बातचीत होगी, संवाद होगा, अलग-अलग पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ होंगे, जिससे मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। उसका मौका ज़रूर आएगा, ऐसी मेरी मुझे पूरी उम्मीद है। बस इतना कहते हुए आज मैं आपसे विदा लेती हूँ।